सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, कंपनी शासन का सामाजिक प्रभाव। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन रहा, उसकी वजह से भारत के समाज पे, यहाँ के लोगों पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों के शासन से भारत की जो समाज व्यवस्था थी उसमें भी काफी सारे बदलाव आते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच and thought developed among people due to the development of newspapers। तो ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों का विकास हुआ था और न्यूज़पेपर्स की शुरुआत की वजह से भारत के लोगों में विचार और वाणी की स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई। क्योंकि समाचार पत्र आ रहे थे तो लोगों को काफी सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल रही थी, वे पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के बीच में जो वाणी और विचार की स्वतंत्रता की भावना है, लोग फ्रीली अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उसी तरह वो फ्रीली बोलकर अपनी बात रख सकते हैं। जैसे आज के समय भी हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में काफी सारी बातें की जाती है, और वैसे भी आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपने विचार और वाणी को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो या यूट्यूब पे हो। तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट की शुरुआत अंग्रेजों के समय में जब न्यूज़पेपर्स की शुरुआत हुई थी उसके बाद हुई थी। इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, राइट्स एंड रिचुअल्स वर प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज इटीसी। तो उस समय भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुछ कुरीतियां, गलत रीति रिवाज देखने को मिलते थे, जो कि थे सती सिस्टम यानी कि सती प्रथा। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद पत्नी को भी पति की चिता के साथ सती हो जाना पड़ता था। उसके अलावा था फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि घर में जब फीमेल का, लड़की का जन्म होता था तो फीमेल्स के जन्म को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। हमारा जो भारत देश है, यहाँ का जो समाज है, यहाँ बहुत पुराने समय से लड़कों के जन्म को, पुरुषों के जन्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो उस समय पर भारत के कई सारे प्रदेशों में, कई सारे समाजों में ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी व्यवस्था थी कि जब लड़की का जन्म होता था तो इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वेसल में दूध भरा जाता था और उस दूध में उस बच्ची को डुबाकर, फीमेल को डुबाकर उनकी बाल हत्या कर दी जाती थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। उसके अलावा द चाइल्ड मैरिज, तो जो चाइल्ड मैरिज होता है, बचपन में ही बच्चों का बाल विवाह करवा दिया जाता था। आज के समय भी हम देखें तो जो लीगल एज है फॉर मैरिज, ये 18 इयर्स के ऊपर रखी गई है, ताकि तब तक जो बच्चे हैं वो मेच्योर हो जाए। लेकिन जब बचपन में ही उनकी शादियां करवा दी जाती थी तो उससे उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता था। तो ये जो गलत कुप्रथाएं थी भारतीय समाज में, सती प्रथा, बच्चियों को दूध पीती करने का रिवाज और उसके अलावा बाल विवाह, ये काफी ज्यादा गलत थे, जिन्हें बंद करवाने के लिए, कानून बनवाने के लिए कुछ लोगों ने काफी ज्यादा प्रयास किए थे। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, बेहराम जी मालबारी etc were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers। तो अंग्रेजों के संपर्क से राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता और बेहराम जी मालबारी जैसे दिग्गजों ने इन कुप्रथाओं को बंद करने के लिए कानून बनवाए। तो इन जो भारतीय समाज सुधारकों के नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता, बेहराम जी मालबारी, इन्होंने काफी सारे प्रयास किए और अंग्रेजों के संपर्क से ये जो गलत कुप्रथाएं भारत में चल रही थी उनको बंद करवाने के लिए कानून पास करवाए थे। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंग्लिसाइज्ड, देयर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो उस समय के भारत में जो प्रशासनिक ढांचा था, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था, जैसे कि हम देखें तो पुलिस हो या जुडिशरी हो, तो उसका पूरी तरह से अंग्रेजीकरण हो गया था। वर्तमान समय में भी आप देखो तो इवन गुजरात की हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा में ही सारे जो जजमेंट्स हैं वो दिए जाते हैं।
हालांकि काफी सारी डिमांड चल रही है कि गुजराती भाषा को भी गुजरात की हाई कोर्ट में अलाउ किया जाए, लेकिन ये जो आज भी हम हमारे देश की हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में वहां का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है, उसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासन के समय से ही हुई थी। और प्रशासन का अंग्रेजीकरण होने की वजह से जो अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोग थे, जिन लोगों के पास अंग्रेजी भाषा का नॉलेज हो, ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी थी भारत में। क्योंकि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ का जो प्रशासन था, वहां पर काम करने के लिए लोग तो चाहिए, और काफी सारे इंडियन लोग भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर काफी सारी नौकरियां कर रहे थे। तो वैसे लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ी कि जिनके पास अंग्रेजी भाषा का नॉलेज हुआ करता था। इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू लॉर्ड मैकोलेस एंडेवर्स। तो क्योंकि अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों की डिमांड थी, तो उसके बाद लॉर्ड मैकोले ने काफी सारे प्रयास किए थे। हिस्ट्री में इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मैकोले के प्रयासों से ही भारत में सबसे पहली बार अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत हुई थी। यानी कि वर्तमान समय में भी जो हम भारत में इंग्लिश एजुकेशन देखें, तो उसकी शुरुआत लॉर्ड मैकोले के एंडेवियर्स से, यानी कि उनके प्रयासों से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड, यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। और उसके बाद एक समय पर चार्ल्स वुड, जो कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो इनकी रिकमेंडेशन से, इनकी सिफारिश से भारत में मेन जो उनकी 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज की शुरुआत भी की गई थी। भारत में वर्तमान में हम देखें तो काफी सारी कॉलेजेस हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो इन सब की शुरुआत, भारत में जो यूनिवर्सिटीज की शुरुआत थी, वो चार्ल्स वुड की सिफारिश के बाद की गई थी। सबसे पहले 3 शहरों में यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी थी वो कुछ इस तरह की हुआ करती थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अ होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो भारत में क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हो गई थी, उसकी वजह से भारत में अंग्रेजी जानने वाला एक पूरा क्लास, एक पूरा वर्ग तैयार हो गया था। लोगों का एक सर्टेन वर्ग हुआ करता था, सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, जो कि अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से जानते थे। विथ द पैसेज ऑफ टाइम, दिस ग्रुप मेड डिमांड्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड गेव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। और ये जो अंग्रेजी जानने वाला वर्ग था, तो क्योंकि ये काफी ज्यादा पढ़ रहे थे, वो नई नई चीजें समझ रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने भारत में जो काफी सारी गलत कुप्रथाएं चल रही थी, गलत रीति रिवाज चल रहे थे, उनको बंद करने के लिए और भारत के समाज में सुधार करने के लिए काफी सारे डिमांड्स इनके द्वारा किए जाने लगी, जिसकी वजह से भारत में जो सुधार की प्रक्रिया हो रही थी उसको भी मोमेंटम यानी कि गति मिलती है। भारत के समाज में सुधार की प्रक्रिया और ज्यादा गति से आगे बढ़ती है। कंक्लूजन, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होने को आया है। इस चैप्टर में ओवरऑल हम क्या सीखें, वो यहाँ पर हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। Thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रोस्पेरिटी यानी कि यहाँ की समृद्धि एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी, भारत में जो व्यापार की अपॉर्चुनिटीज थी, उससे आकर्षित होकर वे लोग भारत में आए थे। कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। और भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, उसके परिणाम स्वरूप भारत में पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, सोशल यानी कि सामाजिक और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र पर गुड एंड बैड रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ अच्छे भी प्रभाव पड़े, उसी तरह से कुछ बुरे प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत में जो कंपनी का शासन रहा,
उसके कुछ फायदे भी हुए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स हुए, तो उसके कुछ बुरे प्रभाव भी हुए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिले। कंपनी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रोस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड द रिफॉर्म्स दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का भोग लेकर, भारत का शोषण करके इंग्लैंड को और ज्यादा समृद्ध करने की, इंग्लैंड को प्रोस्परस करने की नीति अपनाई थी। और भारत में अपने लाभ के लिए उन्होंने जो व्यवस्था में सुधार किए थे, वो रिफॉर्म्स, वो सारे सुधार किए तो थे उन्होंने अपने फायदे के लिए, पर बाय द टाइम इवेंचुअली ये जो सारे जो रिफॉर्म्स हुए थे वो इनडायरेक्टली भारत के लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं। यानी कि परोक्ष रूप से भारत के लोगों को, भारत को उसका फायदा होता है। क्योंकि जैसा कि हम देखें तो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ की जुडिशरी में पुलिस का जो सिस्टम बनाया गया, आर्मी को प्रॉपर तरीके से गठित किया गया, तो इस तरह के जो सुधार थे वो हम आज भी उसी तरीके से हमारी जुडिशरी चला रहे हैं, पुलिस का सिस्टम भी उसी तरह का चल रहा है। तो उस सिस्टम का लाभ हमें हुआ। उसी तरह से अंग्रेजों ने जो इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया, तो उसकी वजह से आज हमारे देश के लोग अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हैं और वो विदेशों में जाकर भी काफी सारे जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा सामाजिक सुधार की बात करें तो सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड मैरिज जैसी जो कुप्रथाएं थी वो भी अंग्रेजों ने बंद करवा दी थी। उसके अलावा अंग्रेजों ने काफी सारे इकोनॉमिक सुधार भी किए थे, जैसे कि उन्होंने इंडिया में सबसे पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की थी, मुंबई और थाने के बीच में। उसके अलावा इंग्लैंड से भारत तक स्टीमर सर्विसेज की शुरुआत भी की गई थी। वर्तमान समय में जो हम वायरलेस सिस्टम देखते हैं, वर्तमान में जो भारत का पोस्टल सिस्टम है, जो डाक विभाग है, तो इन सब की शुरुआत भी अंग्रेजों के समय में ही की गई थी। तो इस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के कुछ अच्छे प्रभाव पड़े, उसी तरह कुछ बुरे प्रभाव भी हमने देखे। तो यहाँ पर हमारा क्लास 9 सोशल साइंस यूनिट 1 द राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह चैप्टर हमारा यहाँ पर ओवर होता है। आई होप इस पूरे चैप्टर में आपको अच्छे से समझ आया होगा। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट योर व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।